If you are a PG student or you have completed your masters and you are starting your journey of NTA NET English Literature exam, then this might be the perfect video for you. पिछले कुछ टाइम पहले आई पोस्टेड अ वीडियो आस्किंग माय स्टूडेंट्स कि आइडेंटिफाई योर लेवल कि आप कौन से टाइप के एस्पिरेंट हो. आर यू अ बिगिनर, आर यू अ इंटरमीडिएट और यू आर एन एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट. जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. स्टूडेंट्स केम फॉरवर्ड एंड दे आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स कि वो कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं. आज के इस वीडियो में हम लोग बिगिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने सिलेबस को किस तरीके से समझना है एंड करंट पेपर जो आपसे डिमांड कर रहा है वैसा प्रोसेस आपको कैसे अपने दिमाग में बिल्ड करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज आपको फर्दर आइडेंटिफाई करना है अपने आप को एज अ बिगिनर कि आप कौन से टाइप के बिगिनर हो. सबसे पहला बिगिनर है एक एकेडमिक बिगिनर. नाउ दिस इज अ स्टूडेंट जो अपने मास्टर्स की जर्नी में इंग्लिश लिटरेचर को एक्चुअली पढ़ना इंजॉय करता है. इफ यू कम अक्रॉस अ राइटर तो उसकी बायोग्राफी आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी में डाल देती है एंड यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गोइंग फर्दर एंड learning about his life, his works, the time he was living in. उनके टेक्स्ट पढ़ना आपको अच्छा लगता है. आप नॉवेल्स खुद से उठाकर पढ़ने लगते हो, प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करते हो. मतलब यू आर अ स्टूडेंट जिसको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है. यू आर ऑलरेडी सो इंटरेस्टेड इन द लाइव्स ऑफ राइटर्स एंड देयर वर्क्स कि आप खुद से इनके वर्क्स को उठाकर पढ़ते हो. दूसरे टाइप का बिगनर है सिलेबस कंफ्यूज्ड बिगनर. जो ये वाला स्टूडेंट होता है वो अपने सिलेबस को देखकर समझ ही नहीं पाता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, मुझे क्या पढ़ के जाना होगा एंड क्या छोड़ के जाना होगा. यूट्यूब पे ये वाले बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं एंड कोई भी रैंडम वीडियो इनके सामने आ जाएगी तो वो उस दिन उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द इंटायर इंटरलिंकिंग ऑफ योर सिलेबस. तो सिलेबस कंफ्यूज्ड बच्चे कभी भी समझ नहीं पाते हैं कि मुझे एक्चुअली वेयर आई एम एंड वेयर डू आई हैव टू गो. तीसरे होते हैं टाइम लिमिटेड बिगिनर. नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो अपने मास्टर्स के साथ या मास्टर्स को खत्म होने के बाद जॉब को अप्लाई कर देते हैं. दे टीच ट्यूशंस एंड दे आर लर्निंग एंड अर्निंग एट द सेम टाइम. बेसिकली ये वो बच्चे होते हैं जो 8 आवर्स एंड 9 आवर्स ऑफ लॉन्ग स्टडी नहीं दे पाते हैं इस पेपर को बिकॉज ऑफ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके ऊपर होती हैं दैट दे हैव टू फुलफिल. एंड ये अपने आप को हमेशा फोमो में पाते हैं कि अरे उस बच्चे ने तो कितना पढ़ लिया होगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. एंड बेसिकली दे आर इनटू अ गिल्ट कि मैं उतना नहीं पढ़ पाता हूँ या मैं फला फला कोचिंग में नहीं जाकर पढ़ पाता हूँ तो शायद मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा. चौथे हैं इमोशनली ओवरवेल्म्ड बिगिनर्स एंड ये सबसे खतरनाक एंड डेंजरस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं बिकॉज इनके ऊपर करंट फियर मॉन्गरिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. एंड दीज स्टूडेंट्स अलोंग विद सिलेबस कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स आर रियली एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड हर वीडियो को देखकर ये अपना मत बदल लेते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग देयर ओन पोजिशन एंड द ओन सिलेबस. कोई भी वीडियो सामने आ गई कि अब तो आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा तो ये परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं. करंट पेपर उठा के देखेंगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मुझसे नहीं होने वाला है. तो इमोशनली बहुत ज्यादा ये ओवरवेल्म रहते हैं एंड अपने आप को बहुत ज्यादा कम आंकते हैं. इन चारों की ही कैटेगरी में अगर आप किसी में भी आते हो तो लेट मी टेल यू प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड टू बी अ बिगिनर. आप अपने आप को सबसे पहले तो किसी से भी कंपेयर ना करें बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 अटेम्प्ट के बाद भी इस पेपर को क्लियर नहीं किया है एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 8 to 9 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ ही साथ पहले अटेम्प्ट में ही इस पेपर को क्रैक कर लिया है. So it is all about your mindset and what you individually can do with your own life and your time जो आपको इस पेपर को क्लियर करने में हेल्प करेगा. ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप जिस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना टाइम देने के लिए डेडिकेट कर रहे हो, उसका सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए. तो आपके पूजनीय एनटीए नेट वालों ने आपको ये सिलेबस प्रोवाइड किया है जहां पर आपको ये 4 यूनिट दिखाई दे रही होंगी. यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉन फिक्शनल प्रोज. ड्रामा आपको कहाँ से पढ़ना है? जब से इस धरती पे इंग्लिश लिटरेचर आया है, जब से ड्रामा का जन्म हुआ से लेके आज तक आपको सारा ड्रामा आना चाहिए. पोइट्री आप सोचोगे कि मैं कौन सी पोइट्री आज उठा के पढ़ूं, तो एंग्लो सैक्सन एज से लेके आज भी जो कंटेम्प्ररी राइटर्स अपने वर्क जाके पब्लिश कर देते हैं, जो ऐसे ब्लूमिंग राइटर्स होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते हैं, ये पेपर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको तो वो आना ही चाहिए. सेम अप्लाइज फॉर फिक्शन एंड योर नॉन फिक्शन.
इन चारों सेक्शन से आपसे रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका यूनिट 5, जहां पर लैंग्वेज के, ध्यान से देखना, लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज आपसे पूछी जाएंगी। इंग्लिश का कैसे कैसे आप यूज करते हैं एज योर सेकंड लैंग्वेज, कैसे उसे आप सीखते हैं, हाउ डू यू अक्वायर, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। बट रीसेंट पेपर्स में हमने देखा है कि बेसिक से कहीं ज्यादा आगे ये निकल गए हैं एंड ये एडवांस्ड पूछ लेते हैं विदाउट इवन मेंशनिंग इन द सिलेबस। नेक्स्ट इज इंग्लिश इन इंडिया। नाउ यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री ट्रेस करनी है, राइट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स केम इनटू आवर कंट्री, किस तरीके से वो इंग्लिश को लेके आते हैं, कैसे हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री आपको स्टार्टिंग से समझनी होती है इंग्लिश इन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है कल्चरल स्टडीज, जो कि डिफरेंट टाइप के कल्चर्स की रेलेवेंस बताता है आपके करंट मॉडर्न एरा में, एंड कैसे मीडिया एंड टेलीविजन कल्चर काम करता है, वो भी आपका कल्चरल स्टडीज में आ जाता है। दिस इज अ हॉट टॉपिक जो आपके एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, ये दो पावर हाउसेस हैं आपके सिलेबस के, जो आप किसी भी टेक्स्ट को जब क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो कि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये वाला जो आपका वर्क है वो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है या पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, बेसिकली यू ट्राई टू पुट ऑन अ लेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी और अ क्रिटिक एंड उनके अकॉर्डिंग आप किसी वर्क को जज करने की कोशिश करते हो। लास्ट में आ जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें जो आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो, दैट इफ यू क्लियर दिस पेपर, आप पीएचडी स्कॉलर बनते हो एंड वन फाइन डे यू आर डूइंग योर रिसर्च, व्हाट आर गोइंग टू बी द टूल्स, व्हाट आर गोइंग टू बी द थ्योरी ऑफ योर रिसर्च, कि किस तरीके से आपको एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू, पेयर रिव्यू करना चाहिए। ये है आपका सिलेबस जो प्रोवाइडेड है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग यू आर नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टू एंड, एंड दैट इज व्हाई I personally segregate that particular syllabus into these 12 sections, जो आपको एक बहुत ही क्लियर कट रोड मैप देती हैं कि अच्छा मुझे इस लिटरेचर से स्टार्ट करना है या मुझे इस क्रिटिसिज्म को पढ़ना है, एंड हाउ आर यू गोइंग टू नेविगेट दिस पेपर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो पहले 4 दिखाई देंगे वो हैं आपके ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेचर। इसमें आपका पूरा लिटरेचर आ जाएगा, विच इज ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर। उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, ये आपके दो पावर हाउसेज है। इसके साथ ही साथ आई विल टेल यू कि कल्चरल स्टडीज भी इसमें ऐड हो जाता है। लिटरेरी मूवमेंट्स एक ऐसा सेक्शन है जो ब्रिटिश लिटरेचर का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है, एंड आई विल टेल यू कि आप ब्रिटिश लिटरेचर को जब तैयार कर रहे हो तो इसको भी ऑल्टरनेटिवली तैयार करेंगे तो इट विल बी वेरी इंजॉयबल एंड लेस हार्ड ऑन यू। कैसे करना है हम लोग आके बात करेंगे। लैंग्वेज एंड पेडागोजी में लिंग्विस्टिक्स एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज आ जाती हैं। इंग्लिश इन इंडिया, आई टोल्ड यू कि पूरी हिस्ट्री आपकी देखी जाती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, समथिंग विच आई टोल्ड यू। लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस एक ऐसा आपका सेक्शन है जिसको बच्चे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बैठकर तैयार नहीं करते हैं। इन सभी लिटरेचर्स को आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, द डिफरेंट टर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन लिटरेचर वो आपके सामने आते हैं, एंड उसी टाइम उसको आप सर्च करके देख लेते हो कि ये जॉनरा कौन सा हुआ, ये टाइप कौन सा हुआ, ये किस टाइप का टर्म है। ये आपका इसी के साथ साथ प्रिपेयर किया जाता है ना। फॉर स्टार्टर्स, आप जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो आप कौन से सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश लिटरेचर इज द नंबर 1 सेक्शन, द मोस्ट आस्क्ड सेक्शन एंड इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप जब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर एज अ लैंग्वेज ने जन्म लिया एक कॉन्टिनेंट पर। कौन से इन्फ्लुएंसेस आए कि आपको आज इंग्लिश लिटरेचर में लैटिन वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, रोमन वर्ड्स देखने को मिलते हैं, फ्रेंच वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया। आपका ब्रिटिश लिटरेचर फर्दर एजेस में डिवाइडेड है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मोनार्क्स चेंज होते हैं, एंड उस टाइम का जो एरा है वो डिफरेंट इवेंट से डिफाइन होता है, जिसके अंदर आपके राइटर्स आते हैं। So you should have a proper understanding of each age, each timeline, and the kind of era that a particular writer was writing.
आप जब राइटर के बारे में बात करते हो तो सिर्फ उनकी बायोग्राफी एंड लाइफ नहीं पढ़नी होती है, मेजर वर्क्स पढ़ने हैं, आपको डेट्स पढ़नी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है कि इफ आई एम रीडिंग चौसर तो मुझे ये पता होना चाहिए कि चौसेरियन एज में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, कितने मोनार्क्स चेंज हुए थे, अगर उस टाइम पर 100 years वॉर चल रहा था या ब्लैक डेथ आई थी तो इस पर्टिकुलर इवेंट का चौसर के कैंटरबरी टेल्स पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। उस टाइम की सोसाइटी अगर बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी थी एंड पेपल अथॉरिटी लोगों से पैसे एंड वेल्थ इकट्ठा कर रही थी, तो वो किस तरीके से उस टाइम के राइटर्स अपने वर्क में सटायर करते हुए दिखाते हैं, इसको हम ब्रिटिश लिटरेचर पूरी तरीके से कहते हैं। इट इज नॉट जस्ट लर्निंग कि कौन सी एज कब स्टार्ट हुई थी, कौन से राइटर ने कौन सा काम लिखा हुआ है। इट इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट लिटरेचर। जब आप ये करते हो तो आपको लिटरेचर समझ में आने लगता है। सो नंबर वन थिंग इज ब्रिटिश लिटरेचर। नाउ द गुड थिंग इज कि ब्रिटिश लिटरेचर के साथ दो और सेक्शंस ऑफ योर सिलेबस को ओवरलैप करते हैं, कोलाइड करते हैं, यू कैन से। जब आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, जैसे आप एजेस बाय एजेस आगे बढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू सी कि कुछ कुछ राइटर्स के क्लस्टर्स बनने लगते हैं। जैसे आप एज ऑफ चौसर पढ़ रहे हो तो देयर वर अ ग्रुप ऑफ स्कॉटिश चौसेरियंस जो चौसर की डेथ के बाद उनको ही इमिटेट करते हैं एंड उनको एक साथ एक ग्रुप ऑफ राइटर्स बोला जाता है जो आपके लिटरेरी मूवमेंट का पार्ट बन जाता है। देन आप आगे बढ़ोगे, आप रेनेसा में काफी सारे राइटर्स को पढ़ोगे ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर, उन राइटर्स की सिमिलर राइटिंग स्टाइल जब मिल जाती है या उनका एक ग्रुप बन जाता है जैसे यूनिवर्सिटी विच, तो वो आपके लिटरेरी मूवमेंट का पार्ट बन जाता है। सो लिटरेरी मूवमेंट इज कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रिटिश लिटरेचर जो आप ऑल्टरनेटिवली साथ में ही प्रिपेयर कर सकते हो एंड ये बहुत आसानी से हो भी जाता है। इसी के साथ साथ एज आई सेड कि जब आप ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपके सामने एक वर्ड आया एलेगरी, तो यू आर गोइंग टू गो एंड फाइंड आउट कि अरे एलेगरी क्या होता है। यू आर गोइंग टू कम टू नो कि एस्टेट सटायर एक टाइप का वर्क होता है जो चौसेरियन एज के राइटर्स बहुत ज्यादा लिखना पसंद करते थे। तो ये एस्टेट सटायर कौन सा जॉनरा होता है, फैब्ल्यू क्या होता है, बीस्ट फेबल क्या होता है, हेजियोग्राफीज क्या होते हैं, ये जो टर्म्स आपके लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस में पूछे जाते हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे अलग से जाके एक सेट ऑफ बुक खरीदनी पड़ेगी, जैसे एमएच अब्राम्स की बुक्स बच्चे खरीदते हैं, विच इज गुड, आप चाहो तो उसको जरूर से खरीदो, लेकिन literary terms and devices are something you can never be completely prepared कि अच्छा मैं ये 100 टर्म्स एंड डिवाइसेस पढ़ के चला जाऊं तो मेरे इन्हीं में से आ जाएंगे। ब्रिटिश लिटरेचर एंड बाकी लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे जॉनरास एंड टाइप्स एंड पोएट्रीज एंड मीटर्स चीजें सामने आती हैं, वो आपके टर्म्स एंड डिवाइसेस साथ ही साथ प्रिपेयर होने लगता है। जब आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो जिससे आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस निकलते ही निकलते हैं, तब आप आते हो आपके पावर हाउस ऑफ योर सिलेबस विच इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज। ये तीनों ही सेक्शंस आपके सिलेबस का इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अगेन 27 to 30 क्वेश्चंस लेकर चले जाएंगे और समटाइम्स इवन मोर जब आप तीनों को देखोगे। क्रिटिसिज्म के अंदर आपके सामने ग्रीक क्रिटिक्स, रोमन क्रिटिक्स, देन सेम ब्रिटिश लिटरेचर की एजेस की तरह रेनेसा क्रिटिक्स आएंगे, रोमांटिक क्रिटिक्स आएंगे, विक्टोरियन क्रिटिक्स आएंगे जो अपने एरा के अकॉर्डिंग अपने वर्क्स को लिख रहे होते हैं एंड उनके ऊपर आपके सामने क्रिटिकल एसेज आ जाते हैं जिनको आप पढ़ के चले जाते हो। लिटरेरी थ्योरी इज एन एक्सटेंशन और अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपको लिटरेरी थ्योरी अच्छे से तभी समझ में आता है जब आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ा होता है, बिकॉज यहाँ पे यू स्टार्ट टू सी कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट कितने अलग अलग लेंसेज से पढ़ा जा सकता है। न्यू क्रिटिक लेंस से भी आप पढ़ सकते हो, आप इसको फेमिनिस्ट लेंस से भी पढ़ सकते हो, आप इसको मार्क्सिस्ट लेंस से भी पढ़ सकते हो। उन थ्योरीज को आप समझने की कोशिश करते हो, उनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, कौन सी डेट को हुआ, उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करते हो, वो थ्योरी किस टाइप का आर्गुमेंट देती है, उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उस थ्योरी के अंदर कौन कौन से क्रिटिक्स फॉल करते हैं, आप ये पढ़ के जाते हो अलोंग विद देयर वर्क्स एंड डेट्स। कल्चरल स्टडीज एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है जिसमें आपके कल्चर्स की रेलेवेंस एंड इफेक्ट को दिखाया जाता है ऑन योर करंट वर्ल्ड की किस तरीके से पॉपुलर कल्चर, बिग बॉस और कीपिंग अप विद द कडाशियंस इज इफेक्टिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, व्हाट इज
दैट थिंग जिसको लोग कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं, एंड कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हम लोग के दिमाग पर एक टाइप की पावर असर्ट की हुई है विच वी आर नॉट एबल टू सी, द हेजेमोनिक पावर। सो कल्चरल स्टडीज में आपकी मीडिया थ्योरीज पे आ जाएंगी, टेलीविजन कल्चर पे आ जाएगा, जो आप इस सेक्शन के अंदर पढ़ते हो। ये आप तभी समझ सकते हो जब आपने क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को अच्छे से समझा हुआ है। जब आप इन दोनों सेक्शंस को, इन बल्क ऑफ लेक्चर्स को अच्छे से सेक्शंस को प्रिपेयर कर लेते हो, तब आप आते हो इंग्लिश इन इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, वो अटेम्प्ट्स देकर आए हैं लेकिन दे डू नॉट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंग्लिश इन इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर। उनको लगता है ये एक ही चीज है। इंडियन लिटरेचर के अंदर आप पढ़ते हो डिफरेंट पोएट्स, राइटर्स, प्लेज लिखते हैं, जो ड्रामाज लिखते हैं, एंड नॉवलिस्ट हैं यहाँ पर। इसके अंदर आपका दलित लिटरेचर आ जाएगा, इंडियन एस्थेटिक्स भी इसी के अंदर आता है। तो इन सभी राइटर्स को आप पढ़ते हो इंडियन लिटरेचर के अंदर, जो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस का एक ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा कि व्हेन द ब्रिटिशर्स वर देयर इन आवर कंट्री, what kind of works our Indian writers used to write, and after independence कैसे themes के ऊपर हम लोग का इंडियन लिटरेचर जन्म लेता है, तो वो आपको पता चलेगा। पर ये तभी समझ में आएगा फर्स्ट व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, कैसे वो अपनी लैंग्वेज एंड अपना कल्चर लेके आते हैं, what were the kind of treatment they used to do with the landlords or the commoners, कैसे कैसे हम लोग के यहाँ के रिफॉर्मर्स ने समझा कि इंग्लिश एंड साइंस इज समथिंग जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है एंड वो हमें ग्लोबली कनेक्ट करेगा। तो ये एक पूरी कहानी एंड हिस्ट्री है जो आपको एक दूसरे से इंटर रिलेट करके ही सीखनी होती है। When you are done with this, आप आते हो लिंग्विस्टिक्स एंड पेडागोजी के सेक्शन में, एंड देन रिसर्च मेथोडोलॉजी। पहले के पेपर्स कंपेयर करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इनसे 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, आई नो दिस पॉइंट, आप लोग मुझे बताना अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल बच्चा देख रहा है कि वो इस सेक्शन को प्रिपेयर करके नहीं जाते थे क्योंकि इससे खास क्वेश्चंस नहीं आते थे। पर अब इससे 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट विल बी नॉट अ गुड चॉइस टू लीव दीज सेक्शंस। एंड ये सेक्शंस इतने ज्यादा इजी हैं कि आपने एक बार इसको समझ लिया, एक बार इसके कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बना लिए, वो हमेशा काम आएंगे, वो चेंज होने वाली चीज है ही नहीं। सो ये हो गया आपका मेजर सिलेबस। इतना कर लेने के बाद यू विल बी लेफ्ट विद अमेरिकन लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर, जो मैं अभी भी आपको बताऊं बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। इट इज नॉट अ गुड एडवाइस कि आपको ये नहीं पढ़ के जाना है, बिकॉज ओवर द ईयर्स हम लोग ने देखा है कि इनसे जो रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको प्रिपेयर करने के चक्कर में अगर आप अपना 1 मंथ खराब कर दे रहे हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप उन क्वेश्चंस को ड्रॉप करके किसी और मेजर सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके उसको पक्का कर सकते हो और उसमें मार्क्स ला सकते हो। ये आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। अमेरिकन लिटरेचर इज समथिंग जो हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। इट कैन बी एनी टाइम कि अमेरिकन लिटरेचर से 10 क्वेश्चंस आ गए तो यू कैन नॉट लीव अमेरिकन लिटरेचर। बट वर्ल्ड लिटरेचर में जहां पर आपको कैनेडियन लिटरेचर भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी आ रहा है, अफ्रीकन लिटरेचर भी आ रहा है, तो आप कितने ही राइटर्स को प्रिपेयर कर लोगे। सो वर्ल्ड लिटरेचर इज समथिंग जो बच्चे थोड़ा सा लेड बैक तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन उनका फोकस पिछले सेक्शंस में होता है जो मैंने आपको अभी तक बताया ना। इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि आपका इंग्लिश लिटरेचर की जो जर्नी है वो एक जर्नी है। यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि मैंने 2 मंथ कुछ भी पढ़ा और मैं पेपर देने चला गया। आपको इस पेपर को क्रैक करने के लिए पैसिव रीडिंग की नीड नहीं है, बल्कि एक्टिव मेमोरी बिल्डिंग की जरूरत है। अब ये क्या है, जैसे हम लोग बचपन में अपने नोट्स को ऐसे 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 करके पढ़ के चले जाते थे, दैट वाज कॉल्ड एज पैसिव रीडिंग। बट जब एग्जाम आता था तो कॉपी बंद करके वी आर डूइंग एन एक्टिव रिकॉलिंग, कि हम लोग डेट याद कर रहे हैं, पूरा आंसर रट के किसी को सुना रहे हैं, या फिर रिटन प्रैक्टिस हमारे ट्यूशन टीचर्स लिया करते थे। तो आप एक्टिवली याद करने की कोशिश करते थे कि अरे यार मैंने उसका आंसर लर्न किया था, वो ये था। इंग्लिश लिटरेचर का जब आप 1000 पन्नों के नोट्स बना लेते हैं तो वो अपने आप में ही इतना ओवरवेलमिंग होता है कि बच्चा पूरा दिन उसको ऐसे 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 पढ़ के सोचता है कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, एंड वो पेपर देने चले जाता है एंड उसका पेपर क्लियर नहीं होता है। सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन यू आर ऑन द बिगिनर लेवल, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना कि आपको यहाँ पे छोटे बच्चे की तरह पोथियां बना के नहीं रखनी है, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। अगर आप एंग्लो सैक्सन एज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रिकॉल करने आना चाहिए
चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से राइटर्स फॉल करते हैं, चौसर के कौन कौन से वर्क हैं, आप कॉपी बंद करके भी रिकॉल कर पा रहे हैं, आप उसकी डेट्स को रट पा रहे हैं। इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, लेकिन दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंटरकनेक्ट योर लिटरेचर एंड डू एन एक्टिव रिकॉलिंग। नोट्स को पढ़ते रहने से आपको ये फीलिंग आती है कि देखो इतने नोट्स मैंने बनाए हैं, सब कुछ मेरे दिमाग में है, जबकि ये गलत है। एक्टिव रिकॉलिंग से जब तक अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू एंड अप गिविंग अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स। एंड ये मैं बिगिनर लेवल पे ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बिगनर के पास बहुत एनर्जी होती है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, एंड वो ही एंड्स अप गिविंग अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, जो उसका जो मोरल है डाउन कर देता है, वो डीमोटिवेटेड बच्चा बन जाता है। सो स्टार्टिंग से ही आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ये पेपर आपसे बेसिक्स डिमांड करता है। आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो आकर इस टाइम पे बोल दे कि पुराना जो पढ़ा हुआ है वो पूरा फेंक दो एंड नया एडवांस्ड पढ़ो, you are going to feel so bad about this when you go and sit in your paper, क्योंकि you need to understand कि जो आजकल का पेपर है वो आपसे बेसिक्स ही पूछ रहा है, लेकिन उसको ट्विस्ट करके पूछ रहा है। इस बार भी एंग्लो सैक्सन एज से क्वेश्चन पूछा गया, जो बच्चों के लिए एक बहुत ही ट्रिवियल टॉपिक होता है। शेक्सपियर से भी क्वेश्चन आया, चौसर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिक्स ही आपको बिल्ड करने हैं, तब आप एडवांस लेवल पे जाओगे। जैसे एक घर बनता है तो आपको पहले नींव उसकी प्रॉपर बनानी होती है, तब जाके बिल्डिंग पूरी अच्छी बनती है। आप स्टार्टिंग में ही ऊपर रूफ का नहीं सोचने लगते हो। सो नेवर डू दिस मिस्टेक कि आप अपने बेसिक्स पर आपने ध्यान नहीं दिया, बिल्ड नहीं किया आपने अपना बेस, लोगों की बातों में आप आ गए कि ये नया टॉपिक आया है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पिछले पेपर में ये आया था। ऑफ कोर्स वो आपको पढ़ना है, लेकिन एक स्टेप के बाद ही पढ़ना होगा। आपने टाइमलाइन नहीं समझी, आपने मोनार्की नहीं समझी, एंड यू आर स्ट्रेट अप टू द एडवांस टॉपिक, तो आप इस पेपर के जिस्ट को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आपको इस पेपर को क्रैक करने के लिए एक माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है। आपको हर किसी थ्योरी को नहीं पढ़ना है। जो लोग बोलते हैं कि ये नया टॉपिक, वो नया टॉपिक, दे आर जस्ट फूलिंग यू। आपको किसी भी रैंडम पीडीएफ एंड किसी भी रैंडम वीडियो को उठाकर नहीं पढ़ने लगता है कि चलो आज मैंने ये पढ़ लिया, चलो आज हम लोग ये पीडीएफ को इकट्ठा करके पढ़ लेते हैं, एंड अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। You have to have a look on your own journey, and आपकी जो जर्नी है वो आपके माइंडसेट से एंड आपके दिमाग से चलनी है। लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से टू ऑल माय बिगिनर्स कि आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी होती है वो काफी लंबी हो सकती है। जितने भी स्टूडेंट्स 6 महीने 5 महीने के बाद एक अटेम्प्ट को फिल कर देते हैं, दे एंड अप फेलिंग, बिकॉज ये पेपर एक साल तो आपसे डिमांड करता ही है। एज फार एज व्हाट आई नो कि 6 महीने में आइदर आपकी मास्टर्स की जर्नी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही हो, तब आप 6 महीने में इसकी प्रिपरेशन करके इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज टेक गुड 1 year एंड डेडिकेट योर टाइम एंड एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग दिस पेपर, तब जाके आपको आपका ये पेपर क्लियर होगा। दिस पेपर डिमांड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, यूट्यूब के ट्रेंड्स एंड यूट्यूब की फियर मॉन्गरिंग पे अपने इस पेपर की नींव मत स्टार्ट करना या मत बिल्ड करना। यू हैव टू टेक अप द सिलेबस, जैसे मैंने आपको बताया, एंड जज फॉर योर सेल्फ कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, एंड इस पेपर में एक्चुअली मेजर टॉपिक्स कौन से पूछे जाते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं rather than what your यूट्यूबर्स एंड ट्रेंड एंड क्लिक बेट वीडियोज आर सेइंग। सो आपका माइंडसेट एंड आपकी प्रिपरेशन इज ऑलवेज मोर देन एनी यूट्यूब टीचर टेलिंग यू XYZ इंफॉर्मेशन जो सिर्फ व्यूज कमाने के काम आती है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जिस बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा। खत्म होता है आज का हमारा ये वीडियो। नाउ मेरे पार्ट पे जो आपकी इस जर्नी में इसको इजी बनाने में जो कंट्रीब्यूशन है वो है मेरे ये कोर्सेज। बोथ आपके यूट्यूब पे भी मैंने बहुत प्लेलिस्ट बना के रखी हैं बिगिनर फ्रेंडली, एंड मैंने पेड कोर्सेज भी बना के रखे हैं जो आपके बेसिक से लेके एडवांस के लेवल पे जाते हैं। इफ यू आर स्टडिंग विथ मी एनी सिंगल सेक्शन, आई गारंटी यू कि आपको उस सेक्शन को समझने में एंड उसके नोट्स बनाने में बहुत ईजी लगेगा, बिकॉज आई ट्राई टू make literature very easy and relatable for
फॉर स्टूडेंट्स कि इफ आई एम टीचिंग यू अ कठिन थ्योरी ऑल्सो लाइक मार्क्सिज्म, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सो आप जरूर से मेरे कोर्सेज को चेकआउट करिए। नाउ कोर्सेज की अगर बात आती है तो आई नो आई शुड बी फर्स्ट प्रोवाइडिंग यू ब्रिटिश लिटरेचर, बट दैट इज आई एम प्रिपेयरिंग देम। व्हेन आई स्टार्टेड अप दिस चैनल आई वांटेड टू फर्स्ट टीच द डिफिकल्ट सेक्शंस जो जल्दी लोग टच नहीं करते हैं। ब्रिटिश तो सब पढ़ाते हैं एंड ब्रिटिश का तो आपको बहुत कंटेंट इंटरनेट पर मिल जाएगा, बट इन सारे सेक्शंस का आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है एंड स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज गिवन पॉजिटिव फीडबैक। तो अगर आप किसी भी सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, मेरे कोर्सेज को जरूर से चेकआउट करिए। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको उसके फ्री लेक्चर्स एंड डेमो लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे जिसको आप जरूर से एक्सेस कर सकते हो। मुझे बताना कि क्या आपको इस वीडियो ने कॉन्फिडेंस दिया या नहीं, या कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे आगे टच करना है बिगिनर्स के लिए, तो मुझे वो कमेंट करके जो है ना, नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगा एंड एडवांस लेवल के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।